जय हिंद। एग्रीकल्चर के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले वाले सेशन में हमने मेजर फूड क्रॉप्स के जोग्राफिकल कंडीशंस और क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में पढ़ लिया था। उसी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, ऐसे फूड क्रॉप्स जिनमें दाना नहीं होता, उनके जोग्राफिकल कंडीशंस और क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शुगर केन के बारे में। जो भी टेक्स्ट में लिखा हुआ है उसको हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले शॉर्ट में देखते हैं कि शुगर केन को कल्टीवेट करने के लिए क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं। देखो, शुगर केन एक तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज दोनों ही जगह पर उगाया जा सकता है। शुगर केन का कल्टीवेशन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों ही रीजन्स में किया जा सकता है। शुगर केन को कल्टीवेट करने के लिए चाहिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। कैसा क्लाइमेट चाहिए? हॉट क्लाइमेट चाहिए और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। शुगर केन के कल्टीवेशन के लिए टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड होता है? 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में। और शुगर केन के कल्टीवेशन के लिए एनुअल रेनफॉल कितनी रिक्वायर्ड होती है? 75 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर के बीच में। बहुत सिंपल, शुगर केन को ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों ही रीजन्स में कल्टीवेट किया जा सकता है। इसके कल्टीवेशन के लिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। टेम्परेचर कितना चाहिए? 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में। इनफैक्ट यही सेम टेम्परेचर रेंज मेज को कल्टीवेट करने के लिए भी रिक्वायर्ड होती है, पिछले ही सेशन में अपन ने पढ़ा है। और एनुअल रेनफॉल कितनी चाहिए? 75 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर के बीच में। शुगर केन का जो कल्टीवेशन है वो लेबर इंटेंसिव होता है, खूब सारी लेबर लगती है और मैनुअली लेबर काम करती है। बिकॉज अगर आपने कहीं देखा हो तो शुगर केन के कल्टीवेशन में रटून क्रॉपिंग के मेथड को यूज़ किया जाता है। ये रटून क्रॉपिंग क्या होती है? बेसिकली होता क्या है कि शुगर केन को छोटे छोटे स्टिक्स में काटा जाता है और ये जो छोटे छोटे स्टिक्स हैं इनको फील्ड में लगाया जाता है मैनुअली। यही छोटे छोटे स्टिक्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रो होते हैं और बड़े शुगर केन में कन्वर्ट होते हैं। तो ये जो सारा कामकाज है ये मैनुअली किया जाता है। इनफैक्ट जब शुगर केन की कटाई होती है तो वो भी मैनुअली की जाती है। तो बेहद लेबर इंटेंसिव कल्टीवेशन है शुगर केन का। प्रोडक्शन के मामले में इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे ब्राज़ील है। पहले नंबर पे ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। बहुत सिंपल सी चीज़ है, शुगर केन को ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों ही एरियाज़ में ग्रो किया जा सकता है। इसके लिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। टेम्परेचर कितना चाहिए? 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में। रेनफॉल कितनी चाहिए? 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच में। शुगर केन के कल्टीवेशन में लेबर खूब लगती है और मैनुअली काम करना पड़ता है। शुगर केन के प्रोडक्शन के मामले में इंडिया सेकेंड नंबर पर आता है। पहले नंबर पर कौन है? ब्राज़ील है। शुगर केन मेजर सोर्स है शुगर का, इसके अलावा गुड़ का, इसके अलावा एक चीज़ अगर आपने सुनी हो, खांड सारी भी एक तरीके से मीठा प्रोडक्ट होता है। हमारे यहाँ पे तो खांड ही बोलते हैं, तो खांड सारी का भी सोर्स है। इसके अलावा मोलेसिस जो है उसका भी सोर्स है शुगर केन। अगर इंडिया में एरियाज़ की बात करें जहाँ पे शुगर केन को कल्टीवेट किया जाता है तो यूपी में किया जाता है, बिहार में किया जाता है, महाराष्ट्र में किया जाता है। फिर इसके अलावा सदर्न इंडिया में जैसे तमिलनाडु में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में और पंजाब और हरियाणा में भी शुगर केन का कल्टीवेशन होता है। बिकॉज यहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी हैं कि पंजाब हरियाणा में ऑलमोस्ट हर एक क्रॉप को कल्टीवेट कर लिया जाता है। और यही सब कुछ लिखा हुआ है टेक्स्ट में। देखो अपन फटाफट से देखते हैं, इसको दिमाग में बिठा लो एक ही बार में, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। शुगर केन को ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों ही एरियाज़ में ग्रो किया जाता है। इसको ग्रो करने के लिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। टेम्परेचर कितना चाहिए? 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में। एनुअल रेनफॉल कितनी चाहिए? 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच में। जहाँ पे रेनफॉल उतनी ज़्यादा नहीं होती है वहाँ पे इरिगेशन के थ्रू भी शुगर केन को कल्टीवेट किया जा सकता है। इसके लिए कोई पर्टिकुलर सॉइल रिक्वायर्ड नहीं होती, वैरायटी ऑफ सॉइल्स में इसको कल्टीवेट किया जा सकता है। लेकिन इसके कल्टीवेशन में मैनुअल लेबर लगती है और खूब ज़्यादा लेबर लगती है। प्रोडक्शन की अगर बात करें तो इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। पहले नंबर पर कौन है? ब्राज़ील है। शुगर केन मेन सोर्स है शुगर का, गुड़ का, खांड सारी का, मोलेसिस का। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, बिहार है, पंजाब है और हरियाणा है। बहुत सिंपल सी बातचीत। फिर इसके बाद बात आती है ऑयल सीड्स के बारे में। देखो, ऑयल सीड्स को यहीं अपन देख लेते हैं। बहुत सारे ऑयल सीड्स हमारे कंट्री में प्रोड्यूस किए जाते हैं। जो मेजर ऑयल सीड्स हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं उनमें एक है ग्राउंडनट, दूसरा मस्टर्ड, तीसरा कोकोनट, चौथा सीसम जिसको तिल बोलते हैं। फिर इसके अलावा सोयाबीन, कस्टर्ड सीड्स हैं, कॉटन सीड्स हैं, लिन सीड्स हैं, सनफ्लावर है। ये जितने भी ऑयल सीड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं इनमें से ज़्यादातर एडिबल होते हैं। इनमें से ज़्यादातर को कुकिंग वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, तेल वगैरह यूज़ किया जाता है इनका। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको रॉ मटेरियल के जैसे यूज़ किया जाता है सोप प्रोडक्शन में, कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्शन में या ऑइंटमेंट्स के प्रोडक्शन में।
ज़्यादातर को तो एडिबल मतलब खाने के तौर पे यूज़ किया जाता है, लेकिन कुछ को रॉ मटेरियल के जैसे भी यूज़ किया जाता है, जैसे सोप है, जैसे कॉस्मेटिक्स हैं, जैसे ऑइंटमेंट की इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे। अगर बहुत ब्रीफली देखें तो ग्राउंडनट जो है वो है खरीफ क्रॉप। कौन से सीज़न की क्रॉप है? खरीफ सीज़न की क्रॉप है। और हमारे यहाँ पे जितना भी ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन होता है उसमें से लगभग आधा प्रोडक्शन किसका होता है? ग्राउंडनट का होता है। अगर स्टेट वाइज देखें तो हमारे यहाँ पे ग्राउंडनट का जो लार्जेस्ट प्रोडक्शन है वो कहाँ पे होता है? गुजरात में होता है। फिर इसके बाद राजस्थान है और फिर तमिलनाडु है। लिनसीड की बात करें और मस्टर्ड की अगर बात करें तो लिनसीड और मस्टर्ड जो है वो रावी सीजन की क्रॉप है। कौन से सीजन की क्रॉप है? रावी सीजन की क्रॉप है। शीशम की अगर बात करें तो शीशम जो है उसको नॉर्थ में खरीफ सीजन में कल्टीवेट किया जाता है और उसको साउथ में रवि सीजन में कल्टीवेट किया जाता है। रावी सीजन में कल्टीवेट किया जाता है साउथ में शीशम को, और नॉर्थ में खरीफ सीजन में कल्टीवेट किया जाता है। कस्टर्ड सीड की अगर बात करें तो इसको रावी और खरीफ दोनों ही सीजन्स में ग्रो किया जा सकता है। अच्छा, 2018 का डेटा दे रखा है। ग्राउंडनट के प्रोडक्शन में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हुआ करता था। पहले नंबर पे कौन था? चाइना। ग्राउंडनट के प्रोडक्शन में इंडिया इज दी सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है चाइना। रेपसीड के प्रोडक्शन में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हुआ करता था। पहले नंबर पे कनाडा था और दूसरे नंबर पे कौन था? चाइना था। इसको भी याद रख सकते हो कि ग्राउंडनट के मामले में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, पहले नंबर पे कौन है? चाइना। और अगर रेपसीड की बात की जाए तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, पहले नंबर पे कौन? कनाडा, और दूसरे नंबर पे कौन? चाइना। बाकी तो सब अपन ने पढ़ ही लिया है। अच्छा, एक चीज़ और, हमारे कंट्री में जितना भी टोटल क्रॉप्ड एरिया होता है उसमें से लगभग 12% एरिया के ऊपर वेरियस ऑयल सीड्स का कल्टीवेशन किया जाता है। मेजर ऑयल सीड्स अपन ने देख ही लिए। ग्राउंडनट जो है वो खरीफ क्रॉप है। इनफैक्ट जितना भी प्रोडक्शन होता है हमारी कंट्री में ऑयल सीड्स का उसमें से लगभग आधा प्रोडक्शन ग्राउंडनट का होता है। गुजरात लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंडनट का। लिनसीड और मस्टर्ड जो है वो रावी सीजन की क्रॉप है। शीशम जो है वो खरीफ सीजन की क्रॉप है इन नॉर्थ इंडिया और रवि क्रॉप है इन साउथ इंडिया। कस्टर्ड सीड जो है उसको रावी और खरीफ दोनों ही सीजन्स में ग्रो किया जाता है। ऑयल सीड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ मोटा मोटा ये जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है इसको तो याद रखना। फिर इसके बाद बात आती है टी के बारे में। टी का कल्टीवेशन के लिए क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं? देखो इसको अपन देखते हैं और इसमें अपन थोड़ी एक्स्ट्रा बात करेंगे बिकॉज किताब में उतना दे नहीं रखा। देखो टी के कल्टीवेशन के लिए टी को भी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों ही क्लाइमेट्स में ग्रो किया जा सकता है। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट दोनों में ही टी को कल्टीवेट किया जा सकता है। टी को कल्टीवेट करने के लिए वार्म क्लाइमेट चाहिए। कैसा क्लाइमेट चाहिए? वार्म, गर्म क्लाइमेट चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए। ये जो बर्फ़ वगैरह पड़ती है, ये जो ओस वगैरह पड़ती है वो नहीं पड़नी चाहिए। वार्म क्लाइमेट चाहिए और फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए। टी के कल्टीवेशन के लिए डीप एंड फर्टाइल सॉइल चाहिए। डीप और फर्टाइल सॉइल चाहिए। वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए सॉइल, मतलब अच्छा खासा पानी होना चाहिए उस सॉइल में। इसके अलावा सॉइल जो है वो ह्यूमस में रिच होनी चाहिए। सॉइल जो है वो ऑर्गेनिक कंटेंट में रिच होनी चाहिए। डीप और फर्टाइल सॉइल चाहिए, वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, ह्यूमस में रिच होनी चाहिए सॉइल, ऑर्गेनिक कंटेंट में भी रिच होनी चाहिए सॉइल। टी के कल्टीवेशन के लिए आइडियल टेम्परेचर होता है 20 डिग्री सेल्सियस से लेके 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में। आइडियल टेम्परेचर कितना होता है? 20 डिग्री सेल्सियस से लेके 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में। और रेनफॉल की रिक्वायरमेंट लगभग 150 सेंटीमीटर से लेके 300 सेंटीमीटर के बीच में एनुअल रेनफॉल होनी चाहिए। मतलब रेनफॉल भी खूब चाहिए। और ये जो रेनफॉल है ये होनी चाहिए वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार में बहुत ज़्यादा बारिश पड़ गई। पूरे साल ये जो है बारिश डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए अच्छे तरीके से। टी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों ही एरियाज़ में ग्रो किया जा सकता है इसको। इसके लिए वार्म क्लाइमेट चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए और ये बेहद इंपॉर्टेंट है। सॉइल कैसी चाहिए? डीप होनी चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, ह्यूमस में रिच होनी चाहिए, ऑर्गेनिक कंटेंट में रिच होनी चाहिए। आइडियल टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड होता है? 20 डिग्री सेल्सियस से लेके 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में। रेनफॉल कितनी चाहिए? 150 सेंटीमीटर से लेके 300 सेंटीमीटर के बीच में। टी एग्जाम्पल है प्लांटेशन एग्रीकल्चर का। ये अपने को पता है, पहले भी पढ़ा हुआ है। इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। और टी का कल्टीवेशन भी लेबर इंटेंसिव होता है। मूवीज़ वगैरह में आपने देखा होगा टी की जो पत्तियाँ होती हैं उनको मैनुअली पिक किया जाता है, तोड़ा जाता है, प्लकिंग की जाती है। तो लेबर इंटेंसिव कल्टीवेशन है। इंडिया में टी का कल्टीवेशन कहाँ पे होता है? आसाम में होता है। सबसे बढ़िया एग्जांपल आसाम में होता है, वेस्ट बंगाल में होता है, इसके अलावा तमिलनाडु में होता है, केरला में होता है। ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे टी का कल्टीवेशन होता है। आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला। एक बार फिर से देखो इसको। टी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों ही क्लाइमेट्स में ग्रो की जा सकती है। इसके लिए वार्म क्लाइमेट चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए। सॉइल कैसी चाहिए? डीप सॉइल चाहिए, फर्टाइल सॉइल चाहिए, वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए,
ह्यूमस में और ऑर्गेनिक कंटेंट में रिच होनी चाहिए सॉइल। टी के लिए आइडियल टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस से लेके 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में। और एनुअल रेनफॉल कितनी चाहिए, 150 सेंटीमीटर से लेके 300 सेंटीमीटर के बीच में। टी इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। टी भी लेबर इंटेंसिव होती है, खूब सारी लेबर लगती है टी के कल्टीवेशन के लिए। कहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है, आसाम में, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, केरला में। और यही सब कुछ लिखा हुआ है। हालांकि टेक्स्ट में कम चीज़ें लिखी हुई हैं, अपन ने थोड़ा ज़्यादा पढ़ ली हैं, बट ये काम की थी इसलिए अपन ने देख लिया। देखो, टी कल्टीवेशन एग्जाम्पल है प्लांटेशन एग्रीकल्चर का। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है ये, जो कि इनिशियली इंडिया में लाई गई ब्रिटिशर्स के द्वारा। ब्रिटिशर्स इंडिया में इसको लेकर आते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन आज की डेट में जितने भी टी प्लांटेशंस हैं उनको इंडियंस ओन करते हैं। टी जो है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों ही क्लाइमेट्स में कल्टीवेट की जा सकती है। इसके लिए डीप और फर्टाइल सॉइल चाहिए, ऐसी सॉइल जो कि ह्यूमस में रिच हो, जो कि ऑर्गेनिक मैटर में रिच हो। बहुत इंपॉर्टेंट, वार्म क्लाइमेट चाहिए और मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए। कैसा क्लाइमेट चाहिए, वार्म और फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए ऑल थ्रू आउट द ईयर। अच्छा, जो रेनफॉल रिक्वायर्ड होती है वो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए थ्रू आउट द ईयर। ऐसा नहीं है कि एक बार में बहुत ज़्यादा बारिश पड़ गई, वो दिक्कत वाली बात है। वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। टी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, लेबर खूब लगती है, मतलब इसमें अबंडेंट लेबर चाहिए। और बट ऑब्वियसली बात है, चीप तो चाहिए लेबर, स्किल्ड लेबर चाहिए। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की अगर बात करें तो आसाम है, वेस्ट बंगाल में जो दार्जिलिंग हिल्स हैं और जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे खूब सारा कल्टीवेशन होता है, तमिलनाडु में खूब सारा कल्टीवेशन होता है, केरला में खूब सारा कल्टीवेशन होता है। इसके अलावा थोड़ा बहुत कल्टीवेशन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा में भी किया जाता है। 2018 में इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। पहले नंबर पर कौन था, चाइना था। टी के मामले में 2018 में इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, पहले नंबर पर कौन था, चाइना था। इसको थोड़ा सा ध्यान रखो, बिकॉज टी और कॉफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो टी का ध्यान रखना। इसके अलावा कॉफ़ी की अगर बात करें तो कॉफ़ी के बारे में भी यहाँ पे बहुत कम टेक्स्ट दे रखा है। अपन एक बार कॉफ़ी के लिए भी अलग से देख लेते हैं कि क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, बिकॉज कॉफ़ी भी इंपॉर्टेंट है। देखो, कॉफ़ी के लिए भी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। कैसा क्लाइमेट चाहिए, हॉट क्लाइमेट चाहिए और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। कॉफ़ी के लिए आइडियल टेम्परेचर कितना होता है, 15 डिग्री सेल्सियस से लेके 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में। कितना टेम्परेचर, 15 डिग्री सेल्सियस से लेके 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में। और रेनफॉल कितनी चाहिए, रेनफॉल चाहिए 150 सेंटीमीटर से लेके लगभग 250 सेंटीमीटर के बीच में। देखो सिंपल, कॉफ़ी के लिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। टेम्परेचर कितना चाहिए, 15 डिग्री सेल्सियस से लेके 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में। रेनफॉल कितनी चाहिए, 150 सेंटीमीटर से लेके 250 सेंटीमीटर के बीच में। इनफैक्ट कॉफ़ी के लिए जब राइपनिंग का टाइम आता है, जब इसके पकने का टाइम आता है, तो इसके लिए चाहिए ड्राई वेदर। कैसा वेदर चाहिए, ड्राई वेदर। राइपनिंग के टाइम पे कॉफ़ी को चाहिए ड्राई वेदर, लेकिन उसके अलावा पूरा टाइम फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट होना चाहिए, मतलब इन द सेंस कि ओस वगैरह, बर्फ़ वगैरह नहीं पड़नी चाहिए। देखो बहुत सिंपल, कॉफ़ी के कल्टीवेशन के लिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। टेम्परेचर कितना चाहिए, 15 डिग्री सेल्सियस से लेके 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में। रेनफॉल कितनी चाहिए, 150 सेंटीमीटर से लेके 250 सेंटीमीटर के बीच में। बट राइपनिंग के टाइम पे ड्राई वेदर चाहिए कॉफ़ी के कल्टीवेशन में, और कॉफ़ी के लिए फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए। थ्रू आउट द ईयर फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट होना चाहिए। इंडिया में एक एरेबिक वैरायटी को इंट्रोड्यूस किया गया। ये जो एरेबिक वैरायटी ऑफ कॉफ़ी थी, इसको इंट्रोड्यूस किया गया यमन से। कहाँ से इंट्रोड्यूस किया गया, यमन से। और ये बेहद अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी होती है। कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, बाबा बुदान हिल्स। बाबा बुदान हिल्स कहाँ पर है, कर्नाटका में। बाबा बुदान हिल्स में इस एरेबिक वैरायटी को इंट्रोड्यूस किया गया। कहाँ से लाया गया था इसको, यमन से लाया गया था। बाबा बुदान हिल्स कर्नाटका में है। इसके अलावा कॉफ़ी का कल्टीवेशन नीलगिरीज में होता है। और नीलगिरीज कहाँ पर है, आपको पता होना चाहिए, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। उस नीलगिरीज वाले रीजन में भी कॉफ़ी का कल्टीवेशन किया जाता है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, हालांकि इतना सब कुछ देने रखा टेक्स्ट में, अपन जितना दे रखा है उसको देख लेते हैं। देखो, इंडियन कॉफ़ी जो है वो अपनी अच्छी क्वालिटी के लिए जानी जाती है। एरेबिक वैरायटी को सबसे पहली बार लाया गया था इंडिया में। कहाँ से लाया गया था, यमन से लाया गया था। और ये जो वैरायटी है ये आज की डेट में पूरे दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ग्रेट डिमांड में है। इनिशियली ये जो कॉफ़ी है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाबा बुदान हिल्स। कहाँ पर है ये, कर्नाटका में। तो पहले तो बाबा बुदान हिल्स में इसका कल्टीवेशन किया गया। और आज भी कॉफ़ी का जो ज़्यादातर कल्टीवेशन है वो नीलगिरीज तक ही लिमिटेड है। कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में जो नीलगिरीज हैं वहाँ तक ही लिमिटेड है। और इतनी ही बातचीत दे रखी है कॉफ़ी के बारे में। बट मैं ये चाहता हूँ कि कॉफ़ी से रिलेटेड ये जितनी भी अदर क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं इनको भी आप अपनी कॉपी में लिखो, अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। बिकॉज ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस तो आपको याद होनी चाहिए, थोड़ा ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं हो तो। अच्छा, फिर इसके बाद बात की गई है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में।
बेसिकली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में। 2018 में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इन दी वर्ल्ड। पहले नंबर पे कौन था? चाइना था। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के प्रोडक्शन के मामले में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। पहले नंबर पे कौन है? चाइना है। इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों ही फ्रूट्स को कल्टीवेट करता है, बिकॉज हमारे यहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी देखने को मिलता है, हमारे यहाँ पे टेम्परेट क्लाइमेट भी देखने को मिलता है। हमारे कंट्री की लोकेशन ही इतनी बढ़िया है, तो हमारे यहाँ पे ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों ही फ्रूट्स को कल्टीवेट किया जाता है। जैसे मैंगोज़ को कल्टीवेट किया जाता है महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में। ऑरेंजेस तो बड़े फेमस हैं, नागपुर के, चेरापूंजी मेघालय के। बनानास कल्टीवेट किए जाते हैं केरला में, मिजोरम में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में। लीची और गुआवा को कल्टीवेट किया जाता है उत्तर प्रदेश में, बिहार में। पाइनएप्पल्स को कल्टीवेट किया जाता है मेघालय में। ग्रेप्स को कल्टीवेट किया जाता है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र में। एप्पल्स, पीयर्स, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स को कल्टीवेट किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में। और ये जितना भी प्रोडक्शन है इट इज़ इन ग्रेट डिमांड, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टमाटो, ब्रिंजल, पटेटो, वेजिटेबल्स की बात की जा रही है। तो ये जो हॉर्टिकल्चर्स वाला सेक्शन है ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लो, याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं। कॉफ़ी को बहुत ढंग से पढ़ो, टी को बहुत ढंग से पढ़ना। इसके अलावा शुगर केन इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो ऑयल सीड्स की अपन ने बात की, इसमें ये जो पैराग्राफ है इसको थोड़ा ढंग से देख लेना। इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म कर रहे हैं। हालांकि कुछ और क्रॉप्स बची हैं, 3-4 ही हैं, लेकिन मैं सारी क्रॉप्स को एक साथ इसलिए नहीं पढ़ाना चाह रहा हूँ बिकॉज फिर बहुत हौच पौच हो जाएगा। आपको थोड़ा टाइम मिलना चाहिए, कॉपी में लिखो, इनको रिवाइज करो। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लेना। बाकी तो अगर लिख लोगे, सिनॉप्सिस बना लोगे, शॉर्ट नोट्स बना लोगे और 2-4 बार रिवाइज कर लोगे तो ये बेहद ईजी हो जाएगा आपके लिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। जाने से पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच।